नमस्कार साथियों, मैं दिनेश द्विज स्वागत करता हूं आपका इस शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश तथा समग्र शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश की इस अनूठी पहल में, जिसका की नाम है लर्निंग फ्रॉम होम हर घर पाठशाला। आई होप कि आप इस लर्निंग सीरीज को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सीखने का क्रम। प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, जिसे हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं जैव रासायनिक चक्रण। तुम जानते ही हो कि जीव मंडल के जैविक और अजैविक घटक होते हैं। जीव मंडल के इन जैविक और अजैविक घटकों के बीच का सामंजस्य जीव मंडल को गतिशील और स्थिर बनाता है। इस सामंजस्य के द्वारा जीव मंडल के विभिन्न घटकों के बीच पदार्थ और ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। चलो हम बात करें कि ये पदार्थ और ऊर्जा का स्थानांतरण किन किन विधियों के द्वारा होता है, जो हमारे जीव मंडल में संतुलन बनाए रखती है। इस कड़ी में हम सबसे पहले आओ समझें जलीय चक्र के बारे में। तुम लोगों ने देखा ही है कि जलाशय से जल के वाष्पीकरण और फिर संघनन के बाद वर्षा कैसे होती है, लेकिन हमने समुद्रों और महासागरों को सूखते हुए नहीं देखा। तो किस प्रकार इन जलाशयों में जल वापस आता है? इस पूरी प्रक्रिया को, जिसके द्वारा जल वाष्प बनता है और वर्षा के रूप में सतह पर गिरता है और फिर नदियों के द्वारा समंदर में पहुंच जाता है, जलीय चक्र कहते हैं। आओ इस जलीय चक्र को समझें। सूरज की गर्मी पानी जल चक्र को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। सूरज समंदर से पानी को भाप बनाकर पानी की बूंदों में बदल देता है। यह ना दिखने वाली भाप वातावरण में ऊपर जाती है, जहां वायु ठंडी है। पानी की भाप ठंडी होकर संघनन बादलों में बदल जाती है। ज्वालामुखी भाप बनाते हैं, जो कि बादलों का निर्माण करते हैं। वायु तरंगें बादलों को पृथ्वी के चारों तरफ ले जाती हैं। बादलों के रूप में बनी जल की बूंदें, जो कि वर्षा या बर्फ के रूप में धरती पर गिरती हैं। ठंडी जलवायु में वर्षण हिम, बर्फ और ग्लेशियर का निर्माण करती है। बर्फ पिघलकर प्रवाह में बदल जाती है, जो नदी में, समंदर में व भूमि के अंदर जाता है। कुछ बर्फ पिघलने की अवस्था को छोड़कर सीधे ही हवा में वाष्पित भी हो जाती है। भूमि पर बारिश प्रवाह के रूप में पहाड़ से नीचे बहती है, झीलों, नदियों तथा समंदर को जल उपलब्ध करवाती है। बारिश का कुछ पानी रिसकर भूमि में चला जाता है और जब यह पानी ज्यादा गहराई तक पहुंचता है तो भूजल को पुनः भर देता है। झीलों व नदियों से भी पानी भूमि में चला जाता है। पानी भूमि के अंदर गुरुत्व व दबाव के कारण चला जाता है। भूमि सतह के समीप के भूजल को पौधे लेते हैं। कुछ भूजल का नदियों तथा झीलों से रिसाव हो जाता है तथा सतह पर झरने के रूप में प्रवाह होता है। पौधे भूजल को ग्रहण करते हैं तथा अपनी पत्तियों से वाष्पन उत्सर्जन या भाप में परिवर्तित करते हैं। कुछ भूजल भूमि में बहुत गहराई में चला जाता है और बहुत लंबे समय तक वहां रहता है। सतत जल चक्कर बनाए रखने के लिए भूजल समंदर में बहता है। तो ये थी दोस्तों थोड़ी सी बात जलीय चक्र के बारे में। हमारा संपूर्ण जल संरक्षित रहता है। हाँ, यह अपना रूप जरूर बदलता है, ठोस, द्रव या गैस के रूप में। चलो अब अगली बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन चक्र। तुम जानते ही हो कि हमारे वायुमंडल का 78% भाग नाइट्रोजन गैस है। यह गैस जो जीवन के लिए आवश्यक बहुत सारे अणुओं का भाग है, जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए तथा कुछ विटामिन्स। नाइट्रोजन दूसरे जैविक यौगिकों में भी पाया जाता है, जैसे एल्कलाइड्स तथा यूरिया। इसलिए नाइट्रोजन सभी प्रकार के जीवों के लिए आवश्यक पोषक है। सभी जीव रूपों द्वारा वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस के प्रत्यक्ष उपयोग से जीवन सरल हो जाएगा।
यद्यपि कुछ प्रकार के बैक्टीरिया को छोड़कर दूसरे जीव रूप निष्क्रिय नाइट्रोजन परमाणुओं को नाइट्रेट्स तथा नाइट्राइड्स जैसे दूसरे आवश्यक अणुओं में बदलने में सक्षम नहीं हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले ये बैक्टीरिया या तो स्वतंत्र रूप से रहते हैं या द्विबीजपत्री पौधों के कुछ स्पीशीज के साथ पाए जाते हैं। साधारणतः ये नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले बैक्टीरिया फलीदार पौधों की जड़ों में एक विशेष प्रकार की संरचना जिसे मूल ग्रंथि का कहते हैं में पाए जाते हैं। इन बैक्टीरिया के अलावा नाइट्रोजन परमाणु नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में भौतिक क्रियाओं के द्वारा बदलते हैं। बिजली चमकने के समय वायु में पैदा हुआ उच्च ताप तथा दाब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देता है। ये ऑक्साइड जल में घुलकर नाइट्रिक तथा नाइट्रस अम्ल बनाते हैं और वर्षा के साथ भूमि की सतह पर गिरते हैं। तब इनका उपयोग विभिन्न जीव रूपों द्वारा किया जाता है। नाइट्रोजन संयोजी अणु बनाने में प्रयुक्त होने वाले रूपों के निर्माण के पश्चात नाइट्रोजन का क्या होता है, कभी सोचा? सामान्यतः पौधे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को ग्रहण करते हैं तथा उन्हें अमीनो अम्ल में बदल देते हैं, जिसका उपयोग प्रोटीन बनाने में होता है। कुछ दूसरे जैव रासायनिक विकल्प हैं जिनका प्रयोग नाइट्रोजन वाले दूसरे जटिल यौगिकों को बनाने में प्रयोग होता है। इन प्रोटीन और दूसरे जटिल यौगिकों का प्रयोग द्वारा किया जाता है। जब जंतु या पौधे की मृत्यु हो जाती है तो मिट्टी में मौजूद अन्य बैक्टीरिया विभिन्न यौगिकों में स्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदल देते हैं तथा अन्य तरह के बैक्टीरिया इन नाइट्रेट्स एवं नाइट्राइट्स को नाइट्रोजन तत्व में बदल देते हैं। इस प्रकार प्रकृति में एक नाइट्रोजन चक्र होता है जिसमें नाइट्रोजन वायुमंडल में अपने मूल रूप से गुजरता हुआ मृदा और जल में साधारण परमाणु के रूप में बदलता है तथा जीवित प्राणियों में और अधिक जटिल यौगिकों के रूप में बदल जाता है। फिर ये साधारण परमाणु के रूप में वायुमंडल में फिर वापस आ जाता है। इस तरह नाइट्रोजन चक्र चला रहता है। आओ अब एक और चक्र की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं कार्बन चक्र। कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप में हीरा और ग्रेफाइट में पाया जाता है। यौगिक के रूप में यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, विभिन्न प्रकार के खनिजों में कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के रूप में पाया जाता है। जबकि सभी जीव रूप कार्बन आधारित अणुओं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन पर आधारित होते हैं। बहुत सारे जंतुओं के बाहरी और भीतरी कंकाल भी कार्बोनेट लवणों से बने होते हैं। कहने का मतलब कार्बन हमारे सजीव जगत का एक महत्वपूर्ण भाग है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो सूर्य की उपस्थिति में उन सभी पौधों में होती है जिनमें कि क्लोरोफिल होता है, इस मूल क्रिया द्वारा कार्बन जीवन के विभिन्न प्रकारों में समाविष्ट होता है। यह प्रक्रिया वायुमंडल में या जल में घुले कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज अणुओं में बदल देती है। ये ग्लूकोज अणु या तो दूसरे पदार्थों में बदल दिए जाते हैं या ये दूसरे जैविक रूप से महत्वपूर्ण अणुओं के संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। जीवित प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया में ग्लूकोज का उपयोग होता है। श्वसन की क्रिया द्वारा ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी। यह कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में वापस चली जाती है। दहन की क्रिया जहां ईंधन का उपयोग खाना पकाने, गर्म करने, यातायात और उद्योगों में होता है, के द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश होता है। वास्तव में जब से औद्योगिक क्रांति हुई है और मानव ने बहुत बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधनों को जलाना शुरू किया है, तब से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दोगुनी हो गई है। जल की तरह कार्बन भी विभिन्न भौतिक एवं जैविक क्रियाओं के द्वारा पुनः चक्रित होती रहती है। इसे कहते हैं बच्चों कार्बन चक्र। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। चलो अब होमवर्क की बात कर लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर रहा आपका आज का होमवर्क और यही होमवर्क आपको लिंक में वर्कशीट के रूप में भी उपलब्ध है।
जैसा कि मैं पहले के वीडियोस में भी आपसे शेयर कर चुका हूं, होमवर्क बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि होमवर्क के माध्यम से ही आपको पता लगता है कि आप कितना विषय में दक्ष हो पाए हैं, आप विषय वस्तु को कितना समझ पाए हैं। प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि बाकी हजारों साथियों की तरह आपको भी इस शिक्षा अंकुर चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें इस शिक्षा अंकुर चैनल को, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।